डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट शॉक। शॉक के बारे में आज हम बात करेंगे। शॉक के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, जिनमें हमारे पास हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो शॉक क्या होता है? जब बॉडी को न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो बॉडी को जितनी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती हैं, यानी टिश्यूज़ को नॉर्मली फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स की जितनी भी ज़रूरत है और ब्लड की जो ज़रूरत होती है, वो अगर उनको नहीं पहुंचती तो इसको हम क्या बोलते हैं? शॉक। तो शॉक क्या है? तो inadequate organ perfusion and delivery of nutrients necessary for normal tissue and cellular function। तो अगर inadequate perfusion होता है, परफ्यूजन नहीं होता, डिलीवरी नहीं होती न्यूट्रिएंट्स की जो नेसेसरी होती है नॉर्मल टिश्यू और सेलुलर फंक्शन के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शॉक बोलते हैं। अब ये शॉक जो होता है रिवर्सिबल होता है इनिशियली। फॉर एग्जांपल, इनिशियली पेशेंट को शॉक हो गया तो रिवर्सिबल इनिशियली, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग होता है अगर इसके हम सही तरीके से ट्रीटमेंट ना करें। तो अगर शॉक को हम इनिशियली ट्रीट करें तो ये रिवर्सिबल हो सकते हैं, बट अगर शॉक की हम ट्रीटमेंट नहीं करें टाइम पे तो ये जो होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग यानी ज़िंदगी को नुकसान दे सकते हैं, इसमें काज डेथ। तो टाइप्स ऑफ शॉक के में हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। हाइपो मीन लो, वॉल्यूम मीन वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। सो जो बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है, व्हेन दिस वॉल्यूम डिक्रीजेस देन द शॉक occur एंड दिस टाइप ऑफ शॉक इज कॉल्ड एज अ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो कौन सी कंडीशन है जिनमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया, हेमोरेज हो सकते हैं। अगर एक बंदे को, पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, ब्लीडिंग की वजह से ब्लड जो है लॉस हो जाता है और सर्कुलेटिंग वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। डिहाइड्रेशन यानी पानी में जो है बॉडी में पानी की कमी जो होता है, और बर्न्स की वजह से भी क्या होता है? डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर होता है। इन एज अ होल जो वॉल्यूम है सर्कुलेटिंग वो डिक्रीज हो जाता है। तो मैकेनिज्म यहाँ पर लिखे हुए हैं कि मैकेनिज्म इसका क्या है? वॉल्यूम डिप्लीशन यानी वॉल्यूम की कमी। यहाँ पे इसमें क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर इसमें जो है कम होगा, सेंट्रल वेनस प्रेशर भी डिक्रीज। इस PCW जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो भी इसमें कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, वॉल्यूम कम है ना, तो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो जो है वो इसमें ज़्यादा होगा इन इन द रिस्पांस ऑफ कंपेंसेशन। यानी वॉल्यूम कम होता है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रेजिस्टेंस जो है वास्कुलर वो इंक्रीज हो जाता है, और जो सेचुरेशन ऑफ वेनस ऑक्सीजन है वो भी इसमें डिक्रीज होता है। सो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है? बेसिकली देयर इज अ लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। द अनदर टाइप ऑफ शॉक इज कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है? इसमें असल में मसला होता है पंपिंग में, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, एंड प्रॉब्लम इज दैट देयर इज डिक्रीज पंपिंग, तो एबनॉर्मल पंपिंग होती है इसमें। तो कार्डियोजेनिक शॉक में देयर इज अ प्रॉब्लम इन कार्डियक पंपिंग, प्रॉब्लम होती है कार्डियक पंपिंग में। ठीक है, प्रॉब्लम इन हार्ट पंपिंग, हार्ट के पंपिंग में मसला आ जाता है, यानी हार्ट पंप सही नहीं कर सकता, पंपिंग ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। सो दिस अकर इन केस ऑफ एम आई में होता है, हार्ट फेलियर में होता है, वॉल्वुलर डिसफंक्शन में होता है, एरिथमियाज में। इसमें मैकेनिज्म ये होता है कि जो लेफ्ट हार्ट होता है वो डिसफंक्शन होता है, एंड इट ऑलरेडी मीन पंप प्रॉब्लम। ठीक है, पंपिंग प्रॉब्लम। तो चूँकि पंपिंग हार्ट नहीं कर सकता तो इसमें क्या होता है? ब्लड ऑर्गन को नहीं जाता, एंड दैट इज वाई कोल्ड एंड क्लेमी एक्सट्रीमिटीज या स्किन जो है होती हैं। इसमें जो CVP हैं वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। PCWP जो परमानेंट कैपिलरी वेज प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इसमें डिक्रीज होगा, SVR जो है सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इसमें इंक्रीज होगा, एंड जो वेनस प्रेशर है सिचुएशन उसको क्या होगा? वो भी डिक्रीज होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जो है इसमें क्या होता है? तो इसमें मसला ये होता है कि शॉक व्हेन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन impede blood flow in or out of the heart, यानी दिस इज अ शॉक व्हेन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है यानी ऐसा शॉक जिसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो क्या करता है? इम्पेड्स करता है ब्लड फ्लो को, इम्पेड्स रोकता है
ब्लड फ्लो इन और आउट ऑफ द अर्थ, यानी इसमें ये मसला आ जाता है कि ब्लड के अर्थ के अंदर या बाहर ब्लड जो है जाना बंद हो जाता है, और इसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जो फ्लो ऑफ ब्लड को इन आउट ऑफ द हार्ट जो होता है वो, एंड इस वजह से क्या कहता है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट। तो इसमें कार्डियक आउटपुट जो है कम हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के एग्जांपल में हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हमारे पास इसके बाद टेंशन निमोथेरेक्स है। इसका मैकेनिज्म क्या है, इम्पेडिड कार्डियोपल्मोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, तो कार्डियोपल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है इम्पेयर हो जाता है। इसी तरह कार्डियक टेम्पोनार्ड में होता है। जो हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म और टेंशन निमोथोरैक है उसमें सीवीपी इंक्रीज होता है, पीसीडब्ल्यूपी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, एसवीआर और एसवीओ2 भी इंक्रीज होता है। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है, इसमें सीवीपी और पीसीडब्ल्यूपी जो है इंक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट सब में डिक्रीज होगा, एसवीआर इंक्रीज होता है, एंड सैचुरेशन ऑफ वेनस ऑक्सीजन वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हमारे पास इट इज़ अ शॉक ड्यू टू एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो, शॉक ड्यू टू abnormal distribution of blood flow। तो इसमें ब्लड फ्लो जो होता है इसकी एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, जो बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो है उसकी एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड दैट इज काज्ड बाय वेजोडाइलेशन इन इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, caused by vasodilation and increase capillary permeability, and this leads to hypovolemia। ठीक है, तो इसमें मसला क्या है, शॉक होता है ड्यू टू एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी ऐसा शॉक जिसमें ब्लड के फ्लो का डिस्ट्रीब्यूशन एबनॉर्मल होता है, एंड दैट इज काज बाई, इसमें वेजोडाइलेशन और परमेबिलिटी ऑफ जो कैपिलरीज हैं वो इंक्रीज होती हैं, एंड इस वजह से ओवरऑल हाइपोवोलेमिया हो जाता है। अब इसमें हमारे पास सेप्सिस होता है। सेप्सिस में क्या होता है, जब इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, हाइपोवोलेमिया होता है, सेप्सिस। एनाफाइलेक्सिस दैट इज हाइपोवोलेमिया शॉक विच इज मीडिएटेड बाय एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, एलर्जिक आईजी रिलेटेड है। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है इनहिबिट हो जाती हैं। तो इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और फिर क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट सेप्सिस, अर्ली एनाफाइलेक्सिस, इन सब में सिस्टमिक वैसोडाइलेशन होता है, स्किन वार्म एंड ड्राई होगा, इसमें जो है ये वाले चेंजेस, सीवीपी जो है डिक्रीज होगा, पल्मोनरी के वेज प्रेशर डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो इसमें इंक्रीज होगा। तो ऑल कंडीशन जिसमें कार्डियक आउटपुट जो है डिक्रीज होता है, लेकिन जो हमारे पास सेप्सिस एनाफाइलेक्सिस हैं ऐसी एक्सेप्शन है जिसमें कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। इसके अलावा एसवीआर और एसवीओ2 जो है ये जो है एसवीआर डिक्रीज होता है, एसवीओ2 जो है इंक्रीज होता है। यहाँ पे जो सीएनएस इंजरी है, यानी इसमें भी सिस्टमिक वेजोडाइलेशन मैकेनिज्म है और उसका स्किन चेंज भी वार्म एंड ड्राई है, और चेंज इसमें ये आते हैं कि सारे के सारे क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, लेकिन SVO2 जो है ये या नॉर्मल होता है या इसमें इंक्रीज हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, शॉक और इसके टाइप्स हैं।